नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम सब क्लास 6 की एनसीईआरटी को कवर करेंगे। जैसा कि आप सब जानते होंगे, जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है वह एक सेंट्रल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपका सीटेट का एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जो पूरे भारत में होता है, सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे बुक से पूछे जाएंगे जो बुक पूरे भारत में चलती हो। ऐसा नहीं कि जो बुक सिर्फ एक राज्य से संबंधित हो उस बुक से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अगले राज्य वाले बच्चों के लिए समस्याएं हो जाएंगी। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी आपकी जो बुक है सेंट्रल लेवल की बुक है। तो दोस्तों, यह आज की आपकी क्लास पेपर 2 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम सब विज्ञान को कवर करेंगे। जैसे कि हम सब विज्ञान के डेली एक चैप्टर को कवर कर रहे हैं। कल हमने इसके पहले जो एक चैप्टर है उसे कवर किया था। आज हम सब एक नए चैप्टर को कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है, जिसमें आपको सीटेट की सभी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लास है, एनसीईआरटी की क्लास है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2011 से लेकर जनवरी 2024 तक आपको जिस भी सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप उस सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। अगर हम सब आज की टॉपिक की बात करें तो इसके पहले हमने जो कवर किया था भोजन को किया था, भोजन यह कहाँ से आता है। आज हम सब जो भोजन के घटक हैं इसके बाद चर्चा करेंगे। यह आज आपका एक चैप्टर इस कंप्लीट होगा। हम सब डेली आपको जैसे पहले चैप्टर में हम सब भोजन कहाँ से आते हैं इसके बारे इसको कंप्लीट किया था। आज हम सब भोजन के जो घटक होते हैं इसको कवर करेंगे। फिर इसके बाद तंत्र से वस्त्र तक, इन सब मतलब हम सब जिस दिन भी क्लास करेंगे एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम सब भोजन के जो घटक हैं चैप्टर 2 है। कह रहे हैं अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। हमने अध्याय 1 में चैप्टर 1 में क्या कवर किया था, जो भोजन हम सेवन करते हैं उन सब भोजन के बारे में चर्चा हुआ था। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। इस प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैगन का भरता हो सकता है। दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जी हो सकती है। अगली जैसे इसके पहले जो हमने चैप्टर में कवर किया था, जो भोजन खाए जाते हैं, कौन कौन सा भोजन हम सब किस प्रकार से ग्रहण करते हैं इसकी बात किए थे। आगे वही कह रहे हैं। क्रियाकलाप फर्स्ट है। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस की कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल है। कह रहे हैं कि हम चीज़ खाते हैं उसमें कम से कम एक चीज़ तो अन्न से बना ही होता है। जैसे चावल हो गया, गेहूँ से रोटी बनती है, तो इसमें कोई न कोई ऐसा चीज़ होता है जो अन्न से बना होता है। और एक रूप में हम क्या प्रयोग करते हैं, जैसे दाल हो गया, खाद्य पदार्थ जैसे दाल हो गया, मछली हो गया, अचार हो गया, दही, मट्ठा, इन सब का हम सब प्रयोग करते हैं। करें कि हो सकता है इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण साइड 2.1 में दिए गए अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए हों। व्यंजन छाटिए, इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 के दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। कभी आगे कह रहे हैं कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोग के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह से विवरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। कह रहे हैं कि जिसे हमारी जो डाइट है हम हर समय वैसा नहीं खा पाते हैं, वैसा भोजन नहीं मिलता। कभी कभी हम रास्ते में हैं तो हमको जो रास्ते में मिल जाता है वही खाते हैं। और ऐसे भी लोग हैं दोस्तों जो हम डेली जैसा हम भोजन करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वैसा नहीं कर पाते हैं। आगे कह रहे हैं
विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। पहला करेंगे, हम जानते हैं प्रत्येक व्यंजन में एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों से मिलता है। इसके बाद कह रहे हैं कि सारणी जो है 2.1 है, विभिन्न क्षेत्र और राज्य के कुछ सामान्य भोजन यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे पंजाब की अगर हम सब बात करें, पंजाब में क्या खाया जाता है, देखिए खाया तो हर चीज़ जाता है, लेकिन वहाँ का जो प्रचलित भोजन है वह क्या है, मक्के की रोटी। पंजाब में प्रचलित भोजन क्या है, मक्के की रोटी, जिसे दाल के रूप में, मांस के रूप में हम सब क्या सेवन करते हैं। वहाँ पे राजमा बहुत ही फेमस है पंजाब में। और सब्जियों में सरसों का साग दोस्तों, और अन्य चीज़ में जैसे दही, घी, इन सब का सेवन पंजाब में किया जाता है। अब देखिए, अगर आपके एग्जाम में पूछ ले दही घी का सेवन किस राज्य में होता है, तो अगर आपके पास पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, और भी राज्य हों, तो आप सिंपल से सोचेंगे कि यहाँ जैसे सरसों का साग है। अब सरसों का साग अपने यहाँ भी तो बनता है, लेकिन दोस्तों यह किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य का फेमस है, तो उस राज्य को आपको टिक लगाना है। ऐसा नहीं कि आप सोचिए कि हमारे यहाँ भी सरसों का साग बनता है, हम सब भी दही घी खाते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, वह किस राज्य से संबंधित है, वह पंजाब राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश अगर हम सब बात करें तो यहाँ पे दोस्तों अन्य का व्यंजन जो होता है वह चावल होता है। आप देखिए होंगे दक्षिण भारत में जितने भी राज्य हैं, सब राज्य में चावल से बनी सामग्रियों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। हर चीज़ चावल से बना होता है। और अरहर का दाल तथा रसम चारू का प्रयोग करते हैं। सब्जियां दोस्तों कुंदरू का सब्जियों का इन्होंने प्रयोग करते हैं। अन्य भोजन में मट्ठा, घी, अचार, इन सब का सेवन होता है। यह दोस्तों आंध्र प्रदेश की बात हो गई है। अब आपको यहाँ पे यूपी की बात करना है। यूपी में क्या क्या खाया जाता है, क्या प्रमुख भोजन है, सब्जियों में हम क्या यूज़ करते हैं, अन्य भोजन के रूप में हम सब क्या यूज़ करते हैं, इसको आपको बताना है। आप कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने छोड़ा था ना, यहाँ से प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या हैं? क्या कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं? इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। जो हम कच्ची सामग्री को खाते हैं उसमें से जो आवश्यक घटक होते हैं, आवश्यक न्यूट्रिशन होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम सब पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। हमारे शरीर को जो प्रमुख रूप से पोषक तत्व चाहिए वह कौन कौन से हैं? वह कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, वसा है और विटामिन है तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल हैं जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। यह तो दोस्तों प्रमुख रूप से हैं। हमारे शरीर को तो और भी चीज़ आवश्यकता होती है, लेकिन जो प्रमुख चीज रूप से शरीर को आवश्यकता है यही सब चीज़ हैं। क्या सभी खाद्य पदार्थों में भी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों करके परीक्षण को साइड 2 पॉइंट में लिखें। कह रहे हैं कि हम इसे चेक करें कि हमको कौन से भोजन में किस प्रकार से पोषण मिलता है, इसको चेक करने के लिए बोल रहे हैं। तो आगे बता रहे हैं भाई, इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नलियाँ तथा एक ड्रापर का भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रक्षेपणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीकों से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए। किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत करिए। कह रहे हैं कि हम इसका परीक्षण कैसे किस पे कर सकते हैं? इसका प्रयोग हम जो कच्ची खाद्य सामग्री है उस पर कर सकते हैं, पकी खाद्य सामग्री है उस पर कर सकते हैं। हमको कैसे करना है? हमको आयोडीन और कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। हमको यह परीक्षण करने के लिए क्या आवश्यकता होगी? आयोडीन की आवश्यकता होगी, कॉपर सल्फेट की तथा कास्टिक सोडा, इनके विलयनों की आवश्यकता पड़ती है। आगे कह रहे हैं, यदि
आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। कह रहे कि अगर हमारे पास ये विलयन नहीं है तो हमको हमारे जो टीचर हैं वो इसी से तैयार भी करा सकते हैं। कैसे? आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कह रहे हैं कि हम सब चेक करते हैं किसमें कार्बोहाइड्रेट है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है तो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट तो कई प्रकार से होते हैं लेकिन जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं वह मंड तथा शर्करा के रूप में पाए जाते हैं। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली के कुछ बूंदें टिंजर आयोडीन को मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। तो कॉपर सल्फेट विलयन कैसे बनता है? 100 मिली जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलेंगे तो हमको कॉपर सल्फेट विलयन तैयार हो जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अवशिष्ट कास्टिक सोडा का विलयन मिल जाएगा। कह रहे हैं यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। जैसे कि आप हम जो भोजन को खा रहे हैं अगर हमको चेक करना है इसमें मंड है कि नहीं है, इसका हम जो है परीक्षण आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे मंड के लिए परीक्षण? परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। दोस्तों क्या हमको लेना है? खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री जो है उसकी थोड़ी सी मात्रा लेना है। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालिए। इसमें क्या डालना है? जो आयोडीन की विलयन तनु आयोडीन की जो विलयन है उसकी 2-3 बूंदें डालना है। चित्र 2.1 में आप यहाँ पे देख रहे होंगे खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन देखिए। जब आप वह विलयन डालेंगे जो खाद्य पदार्थ है उसमें कुछ परिवर्तन आएंगे, उसके रंग में परिवर्तन आएंगे। देखिए क्या यह नीला काला हो गया? आप देखेंगे वह नीला या काला हो जाता है। यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर हम उस पर किसी खाद्य पदार्थ पे जो आयोडीन विलयन है उसे हम डालेंगे, 2-3 बूंद डालेंगे, अगर वो काला या फिर नीला हो जा रहा है तो ये क्यों हो जा रहा है? उसमें मंड उपस्थित है तभी वह जो है काला या नीला हो जा रहा है। आप यहाँ पे परीक्षण में देख रहे होंगे। इस प्रकार से हम मंड को चेक कर सकते हैं कि हमारे भोजन में मंड उपस्थित है कि नहीं है। आगे है इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराएं और जांच कीजिए किसमें मंड है। अपने परीक्षण को साइड 2 में लिखिए। कहने कि हमको और भी भोजन में चेक करिए कि आप किसमें मंड पाया जाता है कहीं नहीं है। इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। प्रोटीन के लिए परीक्षण, हमको प्रोटीन का अगर परीक्षण करना हो तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए जिसे खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है। यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसे चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें। 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। हमको कह रहे हैं कि अगर हमको प्रोटीन का निरीक्षण करना हो, प्रोटीन का परीक्षण करना हो तो हमको खाद्य पदार्थ उसे पीस लें, उसे भुरभुरा बना लें, उसे एक परख नली में डाल दें। उसमें परख नली में डालने के बाद हमको उसमें 10 बूंद जो है जल के डाल देना चाहिए। आगे कह रहे हैं अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन डालिए। क्या डालिए दोस्तों? उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। आप चित्र में देख भी रहे होंगे। इस प्रकार से कास्टिक सोडा और जो कॉपर सल्फेट का विलयन है इसे डाला गया। 2 बूंद जो है कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कास्टिक सोडा। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या परख नली का पदार्थ है? आगे है यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से परीक्षण किया गया। बैगनी का रंग हो गया। जब आप ऐसा करेंगे तो अगर परख नली का जो बैगनी, अगर वो जो उसके अंदर सामग्री है, खाद्य पदार्थ है, अगर वह बैगनी कलर का हो गया, बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में
प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे जो भी आपके पास खाद्य पदार्थ हैं उसे चेक करना है प्रोटीन है कि नहीं है। आप इस प्रकार से परीक्षण करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम जो खा रहे हैं इसमें प्रोटीन है कि नहीं है। अब आप इस परीक्षण को दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। वसा के लिए परीक्षण, हमको वसा को चेक करना है कि हम जो भोजन खा रहे हैं उसमें वसा है कि नहीं है। खाद्य पदार्थ का अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। हम जो खाना हम जिसमें चेक करना चाहते हैं उसे थोड़ा सा लें, उसे भुरभुरा बना लें, उसे बारीक पीस लें। आगे कह रहे हैं, पहले हम यहाँ पे सारणी बनाए खाद्य पदार्थ की उपस्थिति पोषक तत्व, इसमें आपको चेक करना है। यह कुछ चेक करके बताया गया है, बाकी और आप चेक करके बताइए किसमें है कि नहीं। जैसे कच्चा आलू में मंड उपस्थित है कि नहीं है दोस्तों, दूध में प्रोटीन है कि नहीं है, मूंगफली में वसा है कि नहीं है। इस प्रकार से बिना पका हुए चावल में क्या होगा, पका हुआ चावल में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा कि नहीं होगा, आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। फिर सूखा नारियल, बिना पकी अरहर की दाल, पकी हुई कोई सब्जी दोस्तों। इसके बाद है किसी सब्जी का एक टुकड़ा, किसी फल का एक टुकड़ा, उबला अंडा का सफ़ेद भाग जो होता है। आप इस प्रकार से हर चीज़ को चेक कर सकते हैं, किस में हमको मंड मिल रहा है, किस में हमको प्रोटीन मिल रहा है, किस में हमको वसा मिल रहा है। अब हम सब किसका परीक्षण कर रहे थे, हम सब परीक्षण कर रहे थे वसा का कर रहे थे। तो कह रहे हैं सबसे पहले आप उसका बारीक चूर्ण बना लीजिए, फिर कागज़ फट ना जाए। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाले प्रकाश धुंधला दिखाई देते हैं। अब आपको इसको कैसे चेक करना है, आप एक कागज़ लीजिए, उसमें जो हमको खाद्य पदार्थ है उसमें डाल के अच्छे से उसे कूटिए। कूटने के बाद इतना ना कूटिए कि पेपर फट जाए। फटने के बाद वो खाद्य सामग्री हटा दीजिए। अब उसे चेक करिए क्या वो आपको चिपचिपा लग रहा है, प्रकाश में ले जाइए, देखिए क्या उसमें ऑयली दिख रहा है। इस प्रकार से आपको चेक करना है। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज़ तेल को कोई धब्बा न रहे तो पता चलता है खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। कहने का तात्पर्य कभी कभी आपके खाद्य सामग्री में जल भी रहेगा। इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो जल रहेगा तो वो भी तो नमी पैदा कर देगा। इसके लिए आपको पहले आप ऐसा करिए, करने के बाद उसे रख दीजिए, कुछ देर सूख जाए, जल जो है जब वह उड़ जाएगा तो फिर आपके पास जो ऑयली चीज़ रहेगा वह लगा रह जाएगा। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं इसमें हमारे वसा उपस्थित है नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं, क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो। हमने 3 पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। किसके लिए दोस्तों, हमने कार्बोहाइड्रेट के लिए किया, प्रोटीन के लिए किया तथा वसा के लिए परीक्षण किया। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषक की हमें क्या आवश्यकता होती है। क्या दोस्तों, जो हम चीज़ भोजन खाते हैं ये 3 ही चीज़ होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो ऐसा नहीं है, हम जो भोजन करते हैं उसके साथ हमको और भी चीज़ मिलती हैं। प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा तो ये तो मिलता ही मिलता है, लेकिन इसके साथ जो चीज़ जिससे विटामिन मिलता है, खनिज लवण मिलते हैं, तो यह सब भी मिलते हैं। तो आपको जानना है कि हमको सिर्फ ये 3 ही चीज़ नहीं मिलता, और भी चीज़ मिलते हैं। इस पर हम आप चर्चा करते हैं। कह रहे विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। जो पोषक तत्व हैं दोस्तों वो हमारे शरीर में करते क्या हैं, उनकी उपस्थिति हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इस पर चर्चा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वह हमारे शरीर को क्या करते हैं, वह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कह रहे हैं कि हमको कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्रदान होती है, लेकिन जो वसा है दोस्तों, जो फैट है,
इससे भी तो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमारा शरीर जो है फैट से, वसा से ऊर्जा लेता है कि कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा लेता है, इस पर आगे हम चर्चा करते हैं। लेकिन आप जानते रहिए दोनों चीज़ से हमको ऊर्जा मिलती है, लेकिन हमारा शरीर जो प्रेफरेंस करता है, किस चीज़ को ज़्यादा करता है, किस चीज़ से ऊर्जा लेता है, उसको आपको हम बताते हैं। करें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा से हमको ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से कम ऊर्जा मिलती है, लेकिन तब भी हमारा शरीर जो है कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा लेता है। अब क्यों लेता है इस पर हम चर्चा करते हैं। कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं दोस्तों। जो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे देख रहे होंगे यह कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, जिसमें शकरकंदी है, आलू है, गन्ना है, पपीता है, तरबूजा है, आम है, मक्का है, बाजरा है, चावल है, गेहूँ है। यह सब दोस्तों किसके स्रोत हैं? यह सब आपके कार्बोहाइड्रेट के बहुत अच्छे स्रोत माने जाते हैं। आगे है, यहाँ पे दिया गया है गिरें, मूंगफली, तेल। तो यह सब किसके स्रोत हैं? यह आपके, अब आप जानते होंगे जिसमें ऑयली चीज़ पाया जाएगा, जो चीज़ ऑयली रहेगी वह किसके स्रोत रहेंगे? वह आपके वसा के स्रोत रहेंगे। तो यह सब किसके स्रोत हैं? वसा के हैं। इसके बाद आता है इसे मांस हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, मछली हो गया, अंडे हो गए, क्रीम हो गए। ये सब किसके स्रोत हैं? यह हमको किससे मिलते हैं? यह हमको दोस्तों मिलते हैं जैसे जन्म से, जो आपका जन्म से मिलते हैं, बृहस्पति से मिलते हैं, पादप से मिलते हैं। यह सब हमको इससे मिलते हैं। आगे है, यहाँ पे और भी चीज़ दिए गए हैं जैसे चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, मटर, सोयाबीन। विटामिन के एक स्रोत हैं दोस्तों, दूध, मछली। यह सब अभी इसके बारे में आप थोड़ा सा समझिए, बाकी इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। यहाँ विटामिन बी के कुछ मुख्य स्रोत हैं, जिसमें यकृत है। यहाँ पे भी दिया गया है दोस्तों मांस, मछली, पनीर, अंडे। फिर विटामिन सी के स्रोत दिए गए हैं अमरूद, संतरा, टमाटर, मिर्च, नींबू, आलू। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, जो विटामिन सी के स्रोत में दिए गए हैं यह सब कैसे चीज़ हैं? यह सब ऐसे चीज़ हैं जो वनस्पति से प्राप्त हो रहे हैं, जैसे संतरा, टमाटर, नींबू, आंवला, अमरूद, मिर्च। यह सब आपके विटामिन सी के स्रोत हैं। आगे कह रहे हैं कि ये सब प्रोटीन की जानते हैं आप, जैसे दूध, पनीर, मांस, यह सब इससे हमको क्या मिलता है। अब आगे जो कह रहे हैं इसी को कह रहे हैं कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। जो प्रोटीन होता है दोस्तों, वो हमारे शरीर को क्यों आवश्यकता होती है? हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए होता है दोस्तों। स्वस्थ रहने के लिए हम सब किसका प्रयोग करते हैं? प्रोटीन का। कह रहे हैं कि 2.5 चिकन है, चित्र 2.5 में देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह जो है यह प्रोटीन युक्त भोजन है, जो कि हमारे शरीर में वृद्धि, स्वस्थ रहने के लिए हमारे लिए लाभदायक है। प्रोटीन रोग से हमारे शरीर की रक्षा करते, प्रोटीन जो है हमारे शरीर, विटामिन जो है, विटामिन रोग से हमारे शरीर को रक्षा करते हैं। जो विटामिन होते हैं, विटामिन हमको क्या करते हैं? जो रोग होता है उससे हमको बचाते हैं विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। जो विटामिन होता है, विटामिन से हमारी आंखें सही रहती हैं, अस्थियाँ, दांत, मसूड़े, इन सब स्वस्थ रहते हैं। किससे? विटामिन से रहते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जानता है। अब विटामिन तो एक प्रकार से होते नहीं, विटामिन कई प्रकार से होते हैं, जिन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को एक समूह को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन, कह रहे हैं कि इसे ए, बी, सी, डी, ई, के हो गया विटामिन, लेकिन इसमें एक ऐसा विटामिन होता है जिसे हम बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। इसमें एक से ज़्यादा विटामिन होते हैं। सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि हमको कोई विटामिन बहुत ज़्यादा चाहिए, कोई विटामिन बहुत कम चाहिए, तो हमको एक लिमिटेड मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए की क्या विशेषता है दोस्तों? विटामिन ए जो है हमारी आँखों को, त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी
बहुत से रोग में लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन सी हमको क्या सहायता भी देता है, जो हमको रोग ना हो, किसी रोग से लड़ने में हमको विटामिन सी मदद करता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों दांतों के लिए कैल्शियम उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी दोस्तों हमारे दांत मजबूत रहें, हमको कैल्शियम प्राप्त करता है, हड्डी हमारी मजबूत रहे, इन सब की सहायता करता है। विभिन्न विटामिन को भरपूर भोजन चित्र 2.6 2.9 में आप देख सकते हैं। यह विटामिन आप यहाँ पे देखेंगे लिखा गया है ना कि यह विटामिन डी के स्रोत हैं। यह विटामिन जो दूध, मक्खा, मछली, अंडा, बाकी विटामिन सी के हो गए और यहाँ विटामिन बी के होंगे, विटामिन ए के, यह सब विटामिन के स्रोत हैं। आगे बढ़ते हैं। आयोडीन के कुछ स्रोत की हम सब बात करें। इसके बाद करें कि फास्फोरस के कुछ स्रोत। लेकिन यहाँ पे जो करें हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है दोस्तों, उससे हमारे शरीर में क्या बनता है? उससे हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। देखिए जो आपका यह खाद्य सामग्री है, यह दोस्तों कैसी खाद्य सामग्री? आयोडीन युक्त है। यह कैसी खाद्य सामग्री है? यह आपकी फास्फोरस युक्त सामग्री है। इसके बाद है लौह के कुछ स्रोत। आप जानते होंगे कुछ ऐसे खाद्य सामग्री होते हैं जिसमें लोहा पाया जाता है, लौह की मात्रा पाई जाती है। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं पालक भी है। पालक में आज जानते होंगे कि लौह की मात्रा होती है। कैल्शियम दोस्तों, कैल्शियम जिससे हमारी हड्डी दांत मजबूत होते हैं, यह कैल्शियम के स्रोत हैं। कह रहे हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक हैं। हमारे शरीर के लिए दोस्तों जितने खनिज भी लवण हैं सभी ज़रूरत हैं, सभी आवश्यकता हैं। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत को चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। जो हम खाद्य सामग्री खाते हैं उसमें सिर्फ एक खाद्य सामग्री में एक ही पोषक तत्व नहीं होते हैं, उसमें एक से ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। आपने भी शायरी 2.2 में परीक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा कि फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक से अधिक होती है। कह रहे हैं कि चावल में क्या पाया जाता है? चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तथा दूसरे पोषक से ज़्यादा होती है। चावल में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसमें और जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उन सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पोषक तत्व अधिक होता है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों दोस्तों, हमारे शरीर को कैसे भोजन की आवश्यकता है? आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जानते हैं। जो आहारी रेशे हैं उसे हम रुक्षांश के नाम से जानते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश की पूर्ति कैसे होती है? वह पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कई पोषक प्रदान करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देता है। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर में सहायता करता है। कह रहे हैं रुक्षांश का क्या करता है? रुक्षांश जो है बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। कहने की जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अवशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। क्या करता है दोस्तों? जल भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करता है, हमारे शरीर अवशोषित करने में सहायता करता है। यह कुछ जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं दोस्तों उसको भी बाहर निकालता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव्य के रूप में लेते हैं, जैसे जल हो गया, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। हमको जल हमारे शरीर को कैसे मिलता है? हमारे शरीर को जो जल मिलता है
हम या फिर ये जल का सेवन करें, दूध पी रहे हैं उसमें भी जल है, या फिर कोई खाद्य सामग्री खा रहे हैं उसमें भी तो जल होता है। आगे है क्रियाकलाप थर्ड है, एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं है? आप जैसे अभी टमाटर काट रहे हैं, आलू काट रहे हैं, तो आप देखेंगे आपका हाथ चिपचिपा हो जाएगा। इससे निष्कर्ष निकलता है इसमें पानी की मात्रा होती है। क्या ऐसे भी कोई खाद्य सामग्री है जिससे काटने पे आपको पानी नहीं निकलता है या फिर हाथ आपका चिपचिपा नहीं होता है? हम देखते हैं कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थ को पकाते समय हम जल डालते हैं। हमको जल तो कोई खाद्य सामग्री खाते हुए मिलती भी है, लेकिन हम कोई खाद्य सामग्री पकाते हैं सब, उससे भी हमको जल मिलता है। आगे बात करें संतुलित आहार की। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी खाते हैं उसे आहार कहते हैं। जो हम पूरे दिन में सेवन करते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम आहार कहते हैं। हमारे शरीर को वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। कोई ही पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार आहार को संतुलित आहार कहते हैं। अब संतुलित आहार किसे कहेंगे? संतुलित आहार आप उसे कहते हैं कि हमको जिस चीज़ की जितना नीड है, जितना ज़रूरी है, ज़रूरत है उतना हमको मिले। ऐसा नहीं कि कोई हम खाद्य सामग्री खा लें उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिल जाए, बहुत ज़्यादा वसा मिल जाए, ऐसा नहीं। हमको जो चीज़ की जितनी ज़रूरत है उतना ही हमको मिले, यही आपका क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार का आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं? दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना किण्वित भोजन है दोस्तों। ये सब कैसे भोजन है? किण्वित भोजन है। दालें हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, अंकुरित बीज हो गए, मूंग व चना, यह सब। दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला दोस्तों, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां, इस प्रकार अन्य प्रकार के भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है दोस्तों। आगे है उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके करें कि हमको सिर्फ उचित भोजन ही खाना नहीं चाहिए। अगर कोई हम भोजन खा रहे हैं उसे अच्छे से पकाएं भी। पहले यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी वे सभी अवयव होते हैं? क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है? जैसे आदमी के लिए एक संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से क्या जो आपके जंतु होते हैं उनको भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? हम जब पकाते हैं कोई चीज़ भोजन, उसके साथ कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो नष्ट भी हो जाते हैं। छिलका उतार कर यदि सब्जी और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएंगे। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल दालों के बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। कह रहे हैं कि हम सब जो सब्जी को धुलते हैं, हमको कभी भी सब्जी को छील कर या फिर सब्जी को काट कर नहीं धुलना चाहिए। ऐसा करने से
जो उसमें विटामिन होते हैं नष्ट हो जाते हैं। हमको चावल दाल को बार बार नहीं धुलना चाहिए, उसमें जो विटामिन होते हैं वह धुलने से निकल जाते हैं। इसलिए इस चीज़ को आप सब्जी को काटने से पहले धुल लीजिए या फिर छीलने से पहले भी धुल लीजिए। आप काटने के बाद किसी सब्जी को नहीं धुलना चाहिए, धुलने से वह विटामिन नष्ट हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ पकाने के कुछ पोषक तत्व की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवण की हानि हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि हम जब भोजन को पकाते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें जो पोषक तत्व हैं कुछ तो भाई स्वादिष्ट हो जाता है और हमको उसको पचाने में भी हमारे लिए सहायक हो जाता है, लेकिन उसमें ऐसे बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं। और कभी कभी आप देखते होंगे, हम दाल पे अगर लें तो दाल आप बनाते होंगे, दाल में पानी ज़्यादा हो गया, आप कहते हैं चलिए ठीक है हम इसका ऊपर का पानी हटा दे रहे हैं, बाकी दाल थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, हम सेवन कर लेंगे। ऐसा करने से उसमें जो प्रोटीन होता है वह भी निकल जाता है। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। जो विटामिन सी होता है दोस्तों वह क्या होता है, विटामिन सी गर्म करने से नष्ट हो जाती है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? आगे है बोझों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया, इसके अलावा कुछ नहीं खाया। तो कह रहे हैं कि दोस्तों एक बच्चा है, वो कह रहे हैं कि हमको एक कटोरी हम कोई चीज़ खा रहे हैं और एक कटोरी हम जो है कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन खा रहे हैं, एक कटोरी हमको वसा युक्त भोजन खा रहे हैं। तो हमको वसा से दोस्तों ज़्यादा एनर्जी मिलती है और कार्बोहाइड्रेट से कम मिलती है। तो फिर हम दोस्तों जो वसा युक्त है जिससे हमको ज़्यादा एनर्जी मिल रही है वही चीज़ हम क्यों ना खाएं? तो दोस्तों लेकिन इससे समस्या ये होती है कि जो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट युक्त भोजन होता है उसे हमारे शरीर बहुत जल्दी पचा देता है, आसानी से पचा देता है। लेकिन जो वसा युक्त भोजन होता है वह हमारा शरीर जल्दी नहीं पचाता, उसे नहीं पचा पाता। तो इसलिए हम सब जो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है वह किससे मिलती है? वह हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ना कि वसा से मिलती है। वसा से क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि दोस्तों उसे हमारे शरीर को पचाने में ज़्यादा समय लगता है। लेकिन जब आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है तो हमारा शरीर जो है अपनी ऊर्जा किससे लेने लगता है? वह आपका लेने लगता है वसा से। इसको जानते रहिए। क्या आप सोचते हैं कि यह ठीक है? निस्संदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन नहीं खाना चाहिए। भोजन खाने के लिए आगे कह रहे हैं बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण होती है। मोटापा जो दोस्तों किससे आता है? वह ज़्यादा हम जब वसा युक्त भोजन खाते हैं तभी आता है। इसके बाद करें अभावजन्य रोग। दोस्तों एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्व का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? जैसे आप भोजन खा रहे हैं, डेली पोषक ले रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमको हर पोषक तत्व एक ही भोजन से नहीं मिल पाता। आप एक ही चीज़ बार बार खा रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे प्रोटीन, आपको ऐसे पोषक तत्व चाहिए जो आपको शरीर को चाहिए और वह नहीं मिल पा रहा है। अब जब ऐसी प्रक्रिया चलती रहेगी कभी कभी उस पोषक तत्व के न रहने से जो रोग होता है आपके शरीर में वह हो जाता है। वही आपका क्या कहलाता है? अभावजन्य रोग। कि हमको जो पोषक तत्व चाहिए था हमको नहीं मिला, उससे हमको यह रोग हो गया। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे
वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि पड़ना। अगर हम जितना हमको पर्याप्त भोजन चाहिए, जितना पोषक युक्त पर्याप्त भोजन चाहिए नहीं मिल पा रहा है, तो उससे हमको यह सब तमाम प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित हैं, दोस्तों अगर प्रोटीन भी नहीं मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं मिल रहा है किसी व्यक्ति को लंबे समय, तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगा। उसकी वृद्धि दोस्तों, उसका विकास नहीं हो पाएगा अगर हमको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी उसे असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें कुछ शारीरिक 2.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोग की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। जो अभावजन्य रोग होते हैं दोस्तों, उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं? हम संतुलित आहार लेकर वह बीमारी को दूर कर सकते हैं। इसलिए आप जानते रहिए, बहुत सारी ऐसी बीमारी होती हैं दोस्तों जो हमको भोजन से मिल जाती हैं। भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व न रहने से हमको वह बीमारी हो जाती है। इसलिए हर समय आप संतुलित आहार लीजिए। उस आहार में चेक करिए कि जो आपके शरीर की ज़रूरत है, नीड है, वह आपके उस भोजन से वह चीज़ पूरा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इसकी ज़रूर आप जांच करिए। कह रहे हैं कि इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्व की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। अब यहाँ पे हम सब देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण यह चार्ट है, इसको आप ज़रूर नोट करिएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऊपर जो साइड की बात किए थे 2.3 यही है, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोगी विकार। अगर हमारे शरीर को खनिज लवण नहीं मिल रहा है, विटामिन नहीं मिल रहा है, तो इसके अभाव से कौन सा रोग हो सकता है? जैसे विटामिन ए है। अब विटामिन ए से अभावजन्य रोग, विटामिन ए अगर हमको नहीं मिलेगा, इसमें जो हमको पोषक तत्व चाहिए वह पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा है विटामिन ए में, तो हमको कौन सा रोग हो जाएगा? इससे छीड़ता दृष्टिहीनता हो जाएगा दोस्तों, हमको दिखाई कम देगा, छीड़ता हो जाएगा। तो ये दोस्तों आँखों से समस्या जो रोग होता है, दृष्टिहीनता होता है, वह विटामिन ए की कमी से होता है। जब विटामिन ए हमारे शरीर को पर्याप्त नहीं मिल पाता तो लक्षण क्या दिखेंगे? कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। दोस्तों यह जब हमको विटामिन ए की कमी होती है तो हमको कभी कभी दिखाई ऐसा लगेगा अंधेरे में नहीं दिख रहा है, कभी कभी ऐसा लगेगा एकदम से नहीं दिख रहा है। ये किसके कारण से होता है? ये विटामिन ए के कारण से होता है। फिर विटामिन बी की बात करें तो इससे दोस्तों बेरी रोग होता है। इसमें क्या होता है? दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है। हमारी जो मांसपेशियां हैं बहुत दुर्बल हो जाती हैं और हम कोई काम करते हैं तो हमको बहुत जल्दी थकाई लग जाता है। इसके बाद है विटामिन सी। इससे दोस्तों कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। या दोस्तों मसूड़े से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। जब हम विटामिन सी हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा तो हमारे जो कोई हमको घाव लग गया, कोई चोट लग गया, वह जल्दी सही नहीं होता है और हमारे मसूड़ों से खून निकलने लगता है, सूजन आ जाती है। विटामिन डी से दोस्तों रेक्टस, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। दोस्तों ये किस में होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। आपको हमने बताया था ना, विटामिन डी का स्रोत सूर्य से हमको मिलता है। ऐसा नहीं कि आप धूप में जाके दिन भर बैठे रहें कि हम विटामिन डी ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। एक पर्याप्त मात्रा में आपको लेना है, इससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और हमको कैल्शियम मिलता है। आप जानते रहिए विटामिन डी से हमको कैल्शियम मिलता है जो हमारी हड्डियाँ जिससे मजबूत होती हैं। कैल्शियम अस्थियाँ और दंतक्षय, कमजोर अस्थियाँ, दंतक्षय। आयोडीन से दोस्तों घेंगा होता है, गर्दन की ग्रंथि में फूल जाना और बच्चों का मानसिक विकलांगता हो जाता है। लोहा दोस्तों, लोहा अगर हमारे शरीर में नहीं मिल रहा है उससे क्या चीज़ होगा? उसे अरक्तता होता है और इसकी कमजोरी जो लक्षण है कमजोरी होता है। लोहा से हमको अरक्तता नाम की बीमारी होती है।
प्रमुख शब्द हैं, इसको जानते रहिए, जिसका प्रयोग हम सब इस चैप्टर में किए। संतुलित आहार, बेरी बेरी कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, रुक्षांश, स्कर्वी, मंड, विटामिन, इन सब का शब्द का प्रयोग हम सब पूरी क्लास में किया दोस्तों, आपने देखा भी होगा। इसके बाद कह रहे हैं कुछ सारांश है, इस पर चर्चा करते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम जो हमारे शरीर को मुख्य रूप से चाहिए वह कौन क्या है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ये हमारे शरीर को मुख्य रूप से चाहिए। विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त भोजन को आहारी रेशे तथा जल भी होते हैं। हमको हमारे शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये तो मुख्य है। उसके साथ हमको विटामिन, खनिज लवण तथा इसके आहारी रेशे भी और जल भी आवश्यकता होती हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करती है, लेकिन हमारी शरीर जो ऊर्जा लेती है वह कार्बोहाइड्रेट से लेती है। जब कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता है तब हमारी शरीर जो है वसा से ऊर्जा लेने लगती है। इसके बाद है प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर में वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। प्रोटीन और खनिज लवण की आवश्यकता क्यों होती है? ये हमारे शरीर के वृद्धि के लिए सहायता होती है। विटामिन हमारे शरीर के रोगों को रक्षा करने में सहायता होती है। विटामिन हमारे शरीर में क्यों चाहिए? क्योंकि दोस्तों उससे हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उसकी रक्षा होती है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। संतुलित आहार में हमको वह चीज़ सभी मिल जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरत होती है। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्व की न्यूनता से विशिष्ट रोग तथा विकार उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए, विशिष्ट रोग हमारे शरीर में जो हमको संतुलित आहार जैसे हमको चाहिए कि कोई रोग है, वह रोग से बचने के लिए हमको कोई आहार चाहिए जिसमें वह पाया जाता है। हम लंबे समय तक नहीं लेंगे तो वह बीमारी हमको हो जाएगा। ये दोस्तों विकार उत्पन्न होता है, बीमारी एक प्रकार से रोग हो जाता है जिसे हम विकार कहते हैं। आप विकार जैसे अभी हमने आपको ऊपर बताया कि यहाँ पे एक मिनट हमने आपको बताया कि दृष्टिहीनता दोस्तों, विटामिन ए से दृष्टिहीनता होता है। आप कहेंगे जब जिस आदमी को नहीं दिख रहा है उसे हम विटामिन ए खिला दें ज़्यादा, उसे दिखने लगेगा, ऐसा नहीं दोस्तों। यह एक प्रकार से विकार है और दोस्तों जिसे नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम से नहीं दिखाई दे रहा, शुरू से ही वह एक प्रकार से बीमारी हो गया या फिर उसे जन्मजात मिल गया। तो विकार और बीमारी में आप समझते रहिए, विकार जो होता है अस्थायी होता है, कुछ समय के बाद ये सही हो जाता है। और बीमारी दोस्तों ऐसी होती है कि वह मतलब कि हर समय चलती रहती है। तो आप भी कहेंगे बीमारी भी सही हो जाती है, हाँ सही हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारी होती है जो नहीं सही होती हैं। इसलिए बीमारी को इस श्रेणी में रखा गया कि नहीं सही होती हैं और बेकार है, लेकिन आपका जो है एक समय बाद सही हो जाता है। यह जो सभी रोग हो रहे हैं ये एक प्रकार से बीमारी नहीं, विकार है। और विकार जब हम जो चीज़ हमको चाहिए वो हमको मिल जाएगा तो वह चीज़ सही हो जाता है, यही अंतर है। अब कुछ अभ्यास हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे चेक करिए कि जैसे हमारे भोजन के मुख्य स्रोत तत्वों के नाम आपको लिखना है, निम्नलिखित का नाम लिखिए। तो इस आपको सॉल्व करिए। तो यहाँ पे हम सब आज जो आपका चैप्टर 2 था उसको कवर किए। कल हम सब जो तंत्र के से वस्त्र तक इन सब पे चर्चा करेंगे। तो यह क्लास ही समाप्त करते हैं, आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।